हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे। आपके प्रश्न पत्र का नाम कहानी एवं गद्य की अन्य विधाएं है। इसके अंतर्गत हम जो कहानी चयनिका पुस्तक है उसकी कहानियों का अध्ययन कर रहे थे। आपकी पुस्तक की द्वितीय कहानी है नमक का दरोगा। हमने इसकी समीक्षा की और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इसी क्रम में हम नमक की दरोगा के महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमने इसके तत्व के आधार पर इसकी समीक्षा की, हमने देखा इन प्रश्नों को। आगे हम प्रश्नों में एक कथन के आधार पर जो और आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न जो पिछले वीडियो में बताने से रह गए थे, हम उन्हें इस क्रम में आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न इसी क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नों में कथन है नमक का दरोगा। जो कहानी है नमक का दरोगा कहानी में आदर्श आरोपित नहीं है, हाँ यथार्थ अपने असली रूप में प्रस्तुत हुआ है। इस कथन के आधार पर हम स्पष्ट करना है क्या ये कथन सही है या नहीं। तो देखिए नमक का दरोगा जो कहानी है प्रेमचंद द्वारा रचित बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है ये, जहाँ पे उस समय परिस्थिति में अगर हम बात करें जब ये लिखी गई थी, जब ब्रिटिश सरकार का हमारे हिंदुस्तान पर राज था, उनकी सरकार थी, तब उन्होंने हमारी जो धन को बाहर ले जाने के लिए कई तरह के उन्होंने षड्यंत्र भी रचे थे व्यापार के नाम पर। हर तरह से एक उन्होंने और कमी बच गई थी, तो जो जीवन की जरूरी चीज़ है, जीवन की बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जो कभी जिन पर पैसा नहीं लगता था, नमक पर उन्होंने कानून बना दिया। अर्थात नमक को पर टैक्स लग गया, नमक लाने ले जाने खरीदने बेचने पर टैक्स लगा दिया गया, जिसके कारण आम जनता बड़ी परेशान हो गई। जो गरीब लोग हैं, जीवन की आम जरूरत की चीज़ नमक को भी जब टैक्स पर लग गया तो सभी बड़े विचलित हुए। इस पर काफ़ी आंदोलन हुए, गांधी जी ने भी बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा इस पर। अब इस कहानी के अंतर्गत देखिए एक नमक का कानून जब बनता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो एक नमक विभाग अलग से बना दिया जाता है। यानी कि नमक के जो आयात निर्यात और खरीद फरोख्त पर नज़र रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अलग से विभाग बना दिया। और उस विभाग में जो नौकरी लेने के लिए जो सरकारी अफसर हैं, जो दरोगा है, पुलिस है, वो सब बड़े लालायित रहते थे, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जिसमें घूस, रिश्वत, इन सब की बड़ी चहल पहल होती थी, जिससे उनके ऊपर की कमाई हो जाया करती थी। तो इस कारण से जो नमक विभाग के लोग हैं वो रिश्वत के लालच में इस विभाग में आना चाहते थे। अब इस कहानी का जो नायक है मुंशी बंशीधर, वो अपनी ईमानदारी, अपने कर्तव्य निष्ठा के कारण उसकी पदोन्नति जल्दी हो जाती है। उसके पिता जो है बूढ़े मुंशी जी, वो भी एक छोटे से पद पर पुलिस विभाग में हवलदार के रूप में नौकरी उन्होंने की थी, लेकिन पुलिस विभाग में इस पद पर रहते हुए भी उन्होंने जो घूस, रिश्वत, इसके द्वारा अपने काफ़ी प्रगति उन्होंने कर ली थी। उनकी कुछ बेटियां थी, बेटा है। अब वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं और अपने बेटे को ये भी सिखाते हैं कि बेटा, जो महीने की जो तनख्वाह होती है वो तो दूज का चांद होती है, यानी कि सिर्फ एक दिन नज़र आती है, पूर्णमासी का चांद होती है। जो महीने की तनख्वाह है वो केवल कुछ ही समय के लिए नजर आती है, यानी आती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो चढ़ावा है, रिश्वत है, वो चढ़ावे की तरह है। जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, यानी कि उससे ही घर फलता फूलता है।
तुम देख लो, तुम्हारे घर में 2 भी बहनें हैं, उन जो 3 बहनें हैं उनका विवाह भी करना है। वो पिता से कहता है, पिता आपने छोटी सी तनख्वाह रहते हुए बड़ा सा मकान बना लिया, बहुत कर लिया, कि बेटा ऐसे ही नहीं करा, बड़ी मेहनत होती है, रिश्वत खाई है, ये सब करा है, तब जाके बना है। तो बेटा बड़ा विचलित भी होता है। तो अपने पिता से ही वो इस समाज की असलियत का बारे में पता चलता है। तो इस यथार्थ, समाज की जो यथार्थ है, वास्तविकता है, उसको प्रेमचंद ने इसमें प्रदर्शित करा है। नमक विभाग की जो असलियत है उसमें असलियत उसे दिखाई है। तो बहुत सारे यथार्थ है, लोगों का यथार्थ है, यहाँ पे मुंशी जी का यथार्थ है, बूढ़े मुंशी जी का यथार्थ है, पंडित अलोपीदीन जी का यथार्थ है, नमक विभाग का यथार्थ है, और कहें तो जो न्याय कानून व्यवस्था का यथार्थ है, और हमारी समाज का यथार्थ भी इसमें बताया गया है। तो ये जो कथन है हमें स्पष्ट करना है कि नमक के दरोगा कहानी में आदर्श आरोपित नहीं है, मतलब यथार्थ को बताने के बाद उस पर आरोपित नहीं किया गया, यानी कि वो स्पष्ट है, यथार्थ अपने असली रूप में प्रस्तुत हुआ है और उसके प्रतिरूप जो उसका आदर्श प्रस्तुत किया है उसका प्रतिफल के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस कथन का स्पष्टीकरण के रूप में जो जो मैंने अभी आपको बताया, इन्हीं को हम आगे बिंदुओं में बात करेंगे। तो देखिए, पहला, सुधारवादी। अब सुधारवादी रूप यानी कि समाज का सुधार करने के उद्देश्य से प्रेमचंद ने अगर इस एक कहानी की रचना की है, तो सुधारवादी रूप को आप बताने के लिए आपको आदर्श की जो स्थापना है, आदर्श की स्थापना, यथार्थ की उपेक्षा करके नहीं किया। जो यथार्थ की जो स्थापना है उसके लिए उसने यथार्थ की उपेक्षा नहीं की, यानी कि पहले समाज का जो नंगा चित्र है उसने यथार्थ के रूप में बताया और बाद में समाज के सुधार के लिए लोगों में इस सोच को विकसित करने के लिए वंशीधर के रूप में, एक ईमानदार अफसर के रूप में आदर्श की स्थापना उन्होंने की है। और उनके जो पहले तो मुंशी वंशीधर की नौकरी चली जाती है, उनको इसका इनाम मिलता है, इनाम क्या, एक तरह की सजा मिलती है। तो पहले तो उनकी नौकरी जाना उनके लिए सजा के रूप में दिखाया, लेकिन बाद में पंडित वंशीधर के द्वारा अपनी पूरी संपत्ति की देखरेख के लिए उन्हें नियुक्त करना एक वंशीधर की ईमानदारी का प्रतिफल के रूप में, उसके असली इनाम के रूप में बताया। तो एक आदर्श की स्थापना हुई कि व्यक्ति को सच्चाई की राह पर, ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए, तो वो कभी भी उसे कोई कष्ट नहीं होगा। प्रारंभ में हो सकता है सत्य के रास्ते पे चलना थोड़ा कठिन हो, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बेहतर होगा। तो सुधारवादी की दृष्टि से उन्होंने कहानी लिखी है, लेकिन यथार्थ की उपेक्षा नहीं की, आदर्श की स्थापना की। ये प्रेमचंद की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए, आदर्श के पोषक। आदर्श के पोषक, यथार्थ के प्रस्तुतिकरण के बाद ही आदर्श की बात की है। मैंने बताया कि पहले उन्होंने आदर्श यथार्थ का प्रस्तुतिकरण किया है, पहले समाज का यथार्थ दिखाया है, किस तरह से पंडित वंशीधर उन्हें रिश्वत भेंट करता है, किस तरह से उसे अगर वंशीधर अपनी ईमानदारी के कारण रिश्वत ना लेकर उन्हें अदालत तक ले तो जाता है, लेकिन वहाँ पे सारे वकील, सारे पुलिस वाले, सारे जज बिके हुए हैं, तो न्याय व्यवस्था का जो सारा यथार्थ उन्होंने नंगा चित्र समाज का खींच दिया है। तो इसके बाद ही वो आदर्श को प्रस्तुत करते हैं, यथार्थ भी बताते हैं कि जो विभाग है उनकी सत्यनिष्ठ पराकाष्ठा के लिए उन्हें इनाम देने की बजाय उल्टा उनकी नौकरी छीन लेता है। तो ये चीज़ है वंशीधर के इस यथार्थ को तो उन्होंने बता दिया, वंशीधर और अलोपीदीन के यथार्थ को, समाज के यथार्थ को बता दिया, और उसके बाद में उन्होंने आदर्श की स्थापना की है। तो वो आदर्श के पोषक हैं,
प्रेमचंद अपनी कहानियों में आज समाज के, प्रेमचंद की ही शब्दों में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि सच्चा साहित्यकार वो ही है जो समाज की वास्तविकता को सामने रखे। माना मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, उसमें कई बुराइयां होती हैं, लेकिन यथार्थ प्रस्तुत करने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल और केवल मनुष्य की बुराइयां ही दिखाई जाए, बल्कि उसे इस तरह से समाज के सामने रखा जाए कि मनुष्य में मानवता की स्थापना हो, उसमें जन जागृति उनमें फैले, मनुष्य सही रास्ते पे चले। साहित्य का ध्येय ये होना चाहिए। मनुष्य जो है साहित्यकार है, केवल रूपवती नारी के गुणों का बखान करना ही साहित्य का उद्देश्य नहीं है। सच्चा साहित्यकार तो वो है जो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती हुई पसीने में लथपथ जो मजदूर महिला है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाने के छोड़कर, रोता बिलखता किनारे पर छोड़कर पत्थर तोड़ रही है, मजदूरी कर रही है, और अपने श्रम से जो पसीने की बूंदें जो उसकी चोटी से लेकर एड़ी तक उसे भिगो दिया है, ऐसी सौंदर्य को, ऐसी मेहनतकश महिला के सौंदर्य को साहित्यकार अपने साहित्य में स्थान दे सके, समाज की वास्तविकता को स्थान दे सके और सच्चे आदर्श की स्थापना कर मानवता की स्थापना कर सके, वही सच्चा साहित्यकार है। ये स्वयं प्रेमचंद जी ने जब बोला है तो यही इनकी कहानी, इनकी रचनाओं में भी हमें देखने को मिलता है कि वो आदर्श के किस तरह से पोषक हैं। और आदर्श की प्रस्तुति उन्होंने अगर तीसरा पॉइंट कहे तो कहानी एवं उपन्यास इनकी सभी रचनाओं में आदर्श की स्थापना की गई। सभी रचनाओं में आदर्श की स्थापना, आदर्श को स्थापित किया गया, आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। तो हम प्रेमचंद की दृष्टि में ही हम बता रहे हैं, इस आदर्श आरोपित नहीं है, यानी कहीं पर भी बनावटी नहीं लगा है। हम बात कर रहे हैं क्या ये कथन सही है, क्या ये कथन उचित है? तो हाँ, क्योंकि कहीं पर भी आरोपित नहीं लगता है। आरोपित यानी कि बनावटी, जबरदस्ती इसमें दिखाया गया नहीं। पूरी कहानी हमें वास्तविक लगती है कि जैसा जीवन में घटित होता है वैसा ही हुआ होगा, ये हमें विश्वसनीयता बनाए रखता है। तो जो यथार्थ है वो सच्चा यथार्थ वहाँ पे चित्रित हुआ, और आदर्श भी हमें उसकी वास्तविकता लगती है कि आदर्श रूप में भी जो अंत में मुंशी वंशीधर की जो ईमानदारी का उसे प्रतिफल मिलता है, अलोपी दिन उसे अपने यहाँ पे नियुक्त करता है अपनी जायदाद की देखरेख के लिए बहुत बड़ी तनख्वाह पर। तो ये चीज़ इंसान की बताती है कि आपके अच्छे गुणों का आपको प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तो हमें अपने सच्चाई के मार्ग से नहीं हटना चाहिए, हमें अपने मानवीय गुणों को नहीं खोना चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे आदर्श आरोपित नहीं है बल्कि वास्तविक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यथार्थ का असली रूप। इसी प्रश्न के अंतर्गत कि यथार्थ अपने असली रूप में प्रस्तुत हुआ है, तो किस तरह यथार्थ का असली रूप है वो हम देखेंगे इसी प्रश्न के अंतर्गत। देखिए, अब यथार्थ का इस बिंदु हमने पहले कथन का स्पष्टीकरण किया था उस बिंदु में, और हम अब देख रहे हैं यथार्थ का असली रूप। यथार्थ के असली रूप के रूप में हम देखेंगे किस किस जगह कौन कौन सा यथार्थ हमने देखा। जैसा कि जब पाठ प्रारंभ किया था तभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा यथार्थ हमने देखा। पहला यथार्थ बूढ़े मुंशी जी का यथार्थ।
देखिए, जो बूढ़े मुंशी जी हैं, पाठ प्रारंभ होता है, जब पाठ शुरू होता है तभी बाप और बेटे के वार्तालाप से उस पाठ का प्रारंभ दिखाया जाता है कि बेटा बैठा है, सुबह की चाय पी रहे हैं बाप बेटे दोनों, और बेटा अपने पिता से कहता है कि हाँ पिताजी, ये नौकरी बड़ी ही मुझे मिल गई है और मुझे मेरा पदोन्नति भी मेरी हो गई है, मेरी तनख्वाह भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो पिता को बोलता है, पिता कहते हैं हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है, मैंने तो नौकरी कर ली अपने जीवन में, अब तुम्हें घर चलाना है, तुम्हारी 3 बेटियों का तुम्हें विवाह, तुम्हारी 3 बहनों का तुम्हें विवाह करना है। तो पिता को कहता है कि पिताजी, छोटी सी नौकरी पर भी आपने बहुत कुछ किया, पक्का मकान बना लिया, बड़ा काम कर लिया। तो पिता बताता है कि बेटा, तनख्वाह से ये सब नहीं बनता है, ऊपर की कमाई से मैंने ये सब किया है, तो तुम भी ये बात याद रखना है कि ऊपर की कमाई लेते रहना। जब ये बात मुंशी जी बताते हैं तो बेटा बड़ा विचलित होता है, लेकिन पिता को कुछ कह नहीं पाता। पिता रहे, उन्हें जवाब नहीं देना चाहता था। मुंशी जी कहते भी हैं, बूढ़े मुंशी जी, कि जो महीने की तनख्वाह है वो तो पूर्णमासी का चांद होती है, यानी कि कब आती है कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन जो मंदिर का चढ़ावा होता है उसी से सबका उद्धार होता है, अर्थात जो ऊपर के पैसा होता है, जो रिश्वत होती है, उसी से व्यक्ति कमाता है, उसी से उसकी प्रगति होती है। तो यहाँ पे हमने प्रारंभ में देखा बूढ़े मुंशी जी का यथार्थ किस तरह से। दूसरे पॉइंट में देखिए, नमक विभाग और यथार्थ। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में कि नमक का विभाग बना, कानून, नमक का कानून बना, तो उसके लिए अलग से नमक का विभाग बना दिया गया। इसमें इस नमक विभाग में नौकरी के लिए लोग लालायित रहते थे, क्योंकि यहाँ पे रिश्वत और ऊपर की घूस और जो ऊपर की कमाई है उससे बड़ी ही लोगों को लाभ होता था, तो सभी इस विभाग में आना चाहते थे। मुंशी जी हैं, अपने ईमानदारी के कारण, मुंशी वंशीधर है, अपनी ईमानदारी के कारण उनकी पदोन्नति होती है और वो इस विभाग में आ जाते हैं। उनके साथी अफसर उनसे जला करते थे, लेकिन इस नमक विभाग की असलियत यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बाद देखिए परिवेश का यथार्थ। अर्थात चाहे कानून हो, चाहे समाज हो, सब जानते हैं कि परिवेश का यथार्थ, सब जानते हैं कि रिश्वत ली जाती है, दी जाती है, समाज में ये सब काम चलता है, केवल ऊपर के दिखावे के लिए ही लोग अपने सात्विकता का सिर्फ प्रदर्शन करते हैं, सब जानते थे। यथार्थ, परिवेश का यथार्थ तब बताते हैं जब मुंशी वंशीधर पंडित अलोपीदीन को कैद कर लेते हैं और हथकड़ी ले जाके जब अदालत ले जाते हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे होते हैं। इसीलिए नहीं कि पंडित अलोपीदीन को वंशीधर ने अदालत लिया है, बल्कि इसीलिए कि पंडित अलोपीदीन जैसा पैसा वाला व्यक्ति और इतना वाचाल कुशल व्यक्ति कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ गया, कैसे उसको पकड़ पाए। यानी कि उसके पास इतने साधन है, इतना पैसा है, वो चाहे तो किसी को भी खरीद सकता है, फिर भला कैसे वो पुलिस के हाथ आ गया। तो परिवेश में सब लोगों के दिमाग में, सब समाज में ये बातें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवेश का यथार्थ हमें समझ आता है कि लोगों के मस्तिष्क में ये सब पहले से ही उपस्थित है। इसके बाद देखते हैं घटनागत यथार्थ। घटनागत यथार्थ में देखिए कि वास्तव में जो घटना घटी थी, नदी किनारे जब पंडित जो अलोपीदीन हैं वो तो उपस्थित थे नहीं, उनके नौकर नमक की गाड़ियां ले जा रहे थे। मुंशी वंशीधर ने रात के अंधेरे में जाती हुई गाड़ियों को जब जांचने की चाहा तो उनका नौकर भाग के पंडित अलोपीदीन को बुला के लाया और पंडित अलोपीदीन जो है उनके सामने रिश्वत का उसने प्रस्ताव रखा, जिसे वंशीधर ने स्वीकार नहीं किया। तब पंडित अलोपीदीन ने उसे छोटी सी चीज़ के लिए, नमक की बोरियों की कीमत अधिक नहीं थी, लेकिन वहाँ उसकी इज्जत की बात थी, उसकी इज्जत पे उंगली उठ रही थी, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो हजारों रुपए पानी की तरह बहाने को तैयार हो गए थे। लेकिन पंडित जो मुंशी वंशीधर है वो अपनी बात से, अपनी सत्यता से डिगे नहीं, उन्होंने बेईमानी स्वीकार नहीं करी और वंशीधर को जो अलोपीदीन को हथकड़ी पहनाकर
वो अदालत ले गए। तो ये घटना का यथार्थ बताया है कि कैसे वास्तव में ये घटना घटी होगी, उस यथार्थ का यहाँ चित्रण किया है। अगला देखिए, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था और यथार्थ, अर्थात जो न्याय व्यवस्था है, समाज की जो न्याय व्यवस्था के ऊपर यहाँ पे उसके यथार्थ को बताया है कि जब पंडित आलोपीदीन को वंशीधर कैद करके अदालत ले गए, तब लोगों के दिमाग में यही चल रहा था, इतना पैसे वाला व्यक्ति भला कैसे पुलिस के हाथ आ गया। वो चाहे तो अपने पैसे से सबको खरीद सकता था, भला वो कैसे पुलिस की कैद में आ गया। सारे लोग, अगर हम कहें तो इसके संबंध में आपकी पुस्तक में एक पंक्ति है, मैं पढ़ना चाहूँगी कि अदालत में पहुंचने की देर थी, पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। जब जा रहे थे तो उसे क्या बताया? अगाध वन के सिंह बताया। अधिकारी वर्ग उनके भत्ते, अमले और उनके सेवक, जितने अधिकारी हैं उनको उनका नौकर बताया है। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, जितने वकील और मुख्तार हैं उन्हें आज्ञापालक और अर्दली बताया है। चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम हैं, यानी चपरासी जितने हैं वो तो बिना मोल के केवल गुलाम मात्र हैं। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़ पड़े, सभी लोग विस्मित रहे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसीलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन वाला धन और अनन्य वाचकता है, वह कानून के पंजे में आए प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था और तत्परता इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की सेना तैयार खड़ी थी। वो अपने पैसों के बल पर एक वकीलों की सेना उसने खरीद ली थी। और यहाँ तक कि ये तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये पंक्ति शायद इस घटना, इस परिवेश के यथार्थ को बताने के लिए पढ़ना आवश्यक थी कि किस तरह से परिवेश का यथार्थ लोगों के दिमाग में भी बल्कि पंडित आलोपीदीन के प्रति उनके मन में बड़ा दया भाव आ गया था। लेकिन जब अदालत पहुंचते हैं, नमक की बोरियों को जो सबूत के रूप में जब खोला जाता है, तो देखिए न्याय कानून व्यवस्था का यथार्थ देखिए कि सबूत बदल दिए जाते हैं, वकील खरीद लिए जाते हैं, जज खरीद लिए जाते हैं। सबूत जहाँ पे अगर पुलिस की निगरानी में था तो उस पुलिस को खरीद कर सबूत को बदल दिया जाता है और नमक की बोरियों की जगह अखरोट की बोरियां निकलती है। जब बोरियों को खोला जाता है तो उसमें से अखरोट निकलते हैं। तो सीधा साधा वहीं पे वो जो न्याय मतलब अगर कहें ये केस है वही खत्म हो जाता है और पंडित आलोपीदीन को बिल्कुल निरपराधी घोषित करके छोड़ दिया जाता है और वंशीधर पे जो है इल्ज़ाम लगा के उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था का कानून यथार्थ बताया है कि किस तरह से सब लोगों को आलोपीदीन ने खरीद लिया। तो ये यहाँ पे उसका यथार्थ उन्होंने चित्रित किया है। तो ये था यथार्थ का असली रूप। किस किस बिंदु के आधार पर यथार्थ का असली रूप प्रस्तुत किया आपके समक्ष है। इसके बाद अगर हम बात करें इसी बिंदु के बाद में एक और है सांकेतिक यथार्थ। सांकेतिक यथार्थ। सांकेतिक यथार्थ कैसे? जो हमारा समाज है और धनिक वर्ग के यथार्थ को सांकेतिक रूप में बताया। देखिए समाज के लोग भी बल्कि पंडित आलोपीदीन से दया भाव दिखा रहे थे और हमारा जो धनिक वर्ग है उसके ऊपर ये उसका यथार्थ बताया कि जो और वास्तविकता भी है। आज हमारे समाज में देखिए बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़ी सरकार पैसे वाले लोगों ने जैसे खरीद लिए हैं, उन्हीं के गुणगान करती हैं, उन्हीं के बारे में बात करती है, उन्हीं के हक में सारे कानून बनाती है। गरीब आदमी के लिए सारे कानून बन जाते हैं और उनके लिए उन्हीं को पिसना पड़ता है, लेकिन पैसों वालों के लिए जो है कानून में शिथिलता दे दी जाती है। लोग एक छोटा सा लोन किसान चुका नहीं पाता, आत्महत्या कर लेता है, लेकिन बड़े बड़े जो करोड़ों के लोन जो है व्यापारियों के माफ़ कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। तब बड़ा ही ये प्रश्न उठता है कि ये जो कानून व्यवस्था है वो आखिर है किसकी? ये जनतंत्र है या फिर धनतंत्र है? ये बात आज भी यथार्थ है। हम कह सकते हैं इसी के लिए प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। ये सारी समस्याएं हमारे समाज में आज भी बनी हुई है। ये अभी भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। तो प्रेमचंद ने जो ये यथार्थ प्रस्तुत किया है सांकेतिक यथार्थ के रूप में समाज और धनिक वर्ग का,
धनिक वर्ग का यथार्थ उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर से मैं बता दूं, जो भी हमने किया है इस प्रश्न की हमने व्याख्या की है उसे निष्कर्ष के रूप में अवश्य बताएं कि इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि आप इन बिंदुओं के आधार पर जो हमने जो पंक्ति थी उस कथन के हम कह सकते हैं कि आदर्श जो है वो आरोपित नहीं है, यथार्थ अपने असली रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो ये था आपके प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कहानी का उद्देश्य। जो नमक का दरोगा कहानी है उसके उद्देश्य से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। उस उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य यानी कि लेखक ने ये कहानी क्यों लिखी, वो कहना क्या चाहता है इस कहानी के माध्यम से, क्या बताना चाहता है। तो इनको मुख्य बिंदुओं के तौर पर कहानी के बता देंगे हम कि किस तरह से एक धनिक वर्ग ने एक ईमानदार अफसर को भी पैसों से खरीद नहीं पाया तो उसने पूरी व्यवस्था को खरीद लिया और अपने को बचा लिया और बेचारा एक ईमानदार अफसर अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। भूमिका आप बनाइए और उसके बाद मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम इसे स्पष्ट करेंगे। तो देखिए पहला बिंदु, अगर कहें धर्म और धर्म के बीच द्वंद्व दिखाया है। जो लेखक है वो धन और धर्म के बीच एक द्वंद्व दिखाया है कि कैसे धर्म और धन की लड़ाई होती है जिसमें आखिर में धन जीत ही जाता है। धन के अगर हम कहें तो इसमें धन का प्रतीक पंडित अलोपीदी और धर्म का प्रतीक मुंशी बंशीधर। इन दोनों को प्रतीक के रूप में, जो प्रेमचंद की कहानियां होती है या उनके रचनाएं होती है उसमें प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रेमचंद में जो जितने भी चरित्र हैं वो प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं वो। तो यहाँ पे धन का प्रतीक है पंडित अलोपीदीन और धर्म का प्रतीक है मुंशी बंशीधर। तो देखिए यहाँ पे जो है इन बिंदुओं में अंत में जो कर्तव्य के सजगता के लिए पुरस्कार मिलता है, यानी कि अगर कहें पुरस्कार नहीं, बंशीधर को सजा मिलती है जब उन्हें अपने कर्तव्य के लिए, वो एक पुलिस वाले हैं, अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं, जब वो देखते हैं नमक को चोरी छुपे ले जाया जा रहा है तो वो अलोपीदीन को कैद करके भारी भरकम रिश्वत को भी ठोकर मार के उन्हें कैद करके बस अलोपीदीन को ले जाते हैं। तो उनका विभाग उन्हें पदोन्नति देने की जगह, उनकी तारीफ करने की जगह बल्कि उनको बर्खास्त कर देता है, नौकरी से निकाल देता है। तो ये एक तरह की उनके कर्तव्य के प्रति जो सजगता है यहाँ पे दिखाई है। दूसरे पॉइंट में अगर हम कहें कर्तव्य के प्रति सजगता दिखाई गई है और उसका उन्हें इनाम ना मिल करके बल्कि सजा मिलती है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। और पुरस्कार वास्तव में क्या होता है, दंड साबित होता है। ये तो था यथार्थ रूप में। उसके बाद जो प्रेमचंद के जितने भी चरित्र हैं मैंने बताया प्रतीक रूप में है, और लेकिन अंत में धर्म की जीत बताई है। अंत में धर्म की जीत, ये आदर्श स्थापित हुआ कब, जब बंशीधर को अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और वो अपने घर बैठे होते हैं,
नौकरी छोड़ करके पिता उन्हें घर वाले बुरा भला बोल रहे होते हैं, उस समय पंडित अलोपीदीन उनके लिए भारी तनख्वाह और गाड़ी, बड़ी हर तरह की सुविधा युक्त तनख्वाह के साथ में उन्हें नौकरी देने आते हैं अपनी पूरी जायदाद की देखभाल करने के लिए। उनका वो जब अपने व्यापार को संभालते हैं तो बड़े परेशान हैं। उनके जितने भी कार्य करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उसमें घपला करते हैं, कहीं ना कहीं चोरी करते हैं, छिपाते हैं और सेठ जी का नुकसान करते हैं। तो इससे बचाने के लिए उसे ईमानदार इंसान चाहिए था। तो कहते हैं कि मुझे किसी तरह की मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति या किसी तरह की गुणवान या किसी भी तरह का उसमें उसको अपना अनुभवी व्यक्ति, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक ईमानदार उद्दंड जो व्यक्ति चाहिए। जिस तरह आप नदी किनारे वाले वो उद्दंड व्यक्ति थे, आप वैसे ही बने रहे, भगवान करे जिंदगी भर आप उसी तरह काम करें, यानी मुझे एक ईमानदार इंसान चाहिए। तो अंत में धर्म की जीत बताई जाती है। इसके बाद पंडित अलोपीदीन के शब्द है कि मुझे भाग्य ने सौभाग्य से वो मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक जो है फीकी पड़ जाती है। तो वहाँ पे जो वास्तव में अंत में, शुरुआत में तो मुंशी बंशीधर को अपनी ईमानदारी की सजा मिलती है, लेकिन अंत में उसकी जो ईमानदारी का उन्हें, उनकी धर्म के जिस रास्ते पे वो चल रहे थे उसका उन्हें इनाम भी मिलता है। उसके बाद वो मैंने बताया जैसा कि पंडित अलोपीदीन उसे कहते हैं कि ईश्वर करे आपको सदैव नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, आप ऐसे ही बने रहें, ये पंडित अलोपीदीन कहता है। तो ये था आपके प्रश्न जिसमें उद्देश्य के बारे में हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं और जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि जो कहानी है उसकी जो प्रमुख पात्र है उसका जो प्रमुख पात्र का चित्रण यहाँ पे पूछा जाता है, किया जाता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है जैसा कि प्रमुख पात्र कौन है? बंशीधर। प्रमुख पात्र मुंशी बंशीधर। मुंशी बंशीधर यहाँ पे प्रमुख पात्र के रूप में है। तो इनके जो हम इनके चरित्र चित्रण करते हैं तो किस तरह के व्यक्ति थे, पूरी कहानी जानने के बाद हमने देखा कि ये एक कर्तव्य परायण था। इस व्यक्ति में कर्तव्य परायणता, वो अपने जो जिस ओहदे पर है अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ है और अपने कर्तव्य को निभाता है, अपने विभाग के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, किसी भी तरह की रिश्वत ना लेकर के, बल्कि वो उसको ठुकरा देता है और सेठ जी को, पंडित अलोपीदीन को कैद कर लेता है। इसके बाद देखिए निष्पक्ष भाव से कर्मनिष्ठ। उसके पिता उसे कितना ही रिश्वत के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी वो निष्पक्ष होके अपने कर्म, अपने कार्य के प्रति ही समर्पित होता है। एक निष्ठा भावना है उसके अंदर, निष्ठा भावना, अपने कार्य के प्रति वो निष्ठावान है। इसी के अंतर्गत आता है अगला देखिए बिंदु धर्मनिष्ठ। मुंशी बंशीधर एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं और अपने धर्म के मार्ग पर चलने के कारण ही वो अपनी ईमानदारी से डिगना नहीं चाहते थे, उसी रास्ते पर वो चलना चाहते थे। इसी तरह ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। धर्मनिष्ठ के साथ ही हम लिख सकते हैं ईमानदारी, सच्चाई के राह पर वो चलते थे। अगला बिंदु देखिए सज्जनता, न्यायप्रियता, सरलता, ये भी बंशीधर के गुण हैं। वो सज्जन व्यक्ति हैं
न्यायप्रिय हैं और उनके अंदर सरलता है, बनावटीपन नहीं है, धोखेबाजी उन्हें नहीं आती। इसीलिए वो रिश्वत ना लेकर के अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहते हैं और उन्हें न्याय व्यवस्था पे पूरा यकीन था। इसीलिए वो पंडित अलोपीदीन को न्यायालय लेके गए थे, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था कि उनकी वो धर्मनिष्ठ है, ईमानदार है, लेकिन बाकी सब इस रिश्वतखोरी में, भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्हें न्याय के प्रति पहले बड़ा विश्वास था, उनका हृदय बड़ा सरल था, इसीलिए वो किताबी बातों पर बड़ा यकीन करते थे। लेकिन जब समाज की सच्चाई का सामना उन्हें हुआ तो उन्हें बड़ा दुख होता है। इसके बाद देखिए धर्मानुमोदित आचरण। संकल्पनिष्ठ। व्यक्ति। इस बिंदु के अनुसार देखिए कि जो पंडित मुंशी बंशीधर है वो धर्मानुमोदित आचरण करते हैं, यानी धर्म के अनुसार ही वो आचरण करते हैं। वो अपनी धर्म की राह पर अपनी जो मूल्यों के, अपने जो उनके जीवन के मूल्य हैं उनसे वो डिगना नहीं चाहते। स्वयं उनके पिता उन्हें कहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म के रास्ते पर चलते हैं। और एक संकल्पनिष्ठ व्यक्ति है, उन्होंने संकल्प कर लिया तो वो पंडित अलोपीदीन को न्यायालय लेकर ही गए। वो किसी भी तरह वहां से नहीं मानी। शायद नमक की बोरियों की कीमत 100-50 रुपए भी नहीं होगी उस जमाने की बात जब हम कर रहे हैं कि पूरी नमक की बोरियों का जितना सामान था वो 50-100 रुपए से अधिक होगा ही नहीं। लेकिन पंडित अलोपीदीन अपनी जो इज्जत बचाने के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जो बंशीधर है उसे 10,000 से लेकर 50,000 तक रुपए देने को तैयार हो गया था। लेकिन जो मुंशी बंशीधर है वो अपने संकल्प पर अडिग था, उसने रिश्वत नहीं स्वीकार की और जो पंडित अलोपीदीन है उसे न्यायालय लेकर गया। तो इस तरह का व्यक्ति था मुंशी बंशीधर। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम उसके चरित्र का चित्रण कर सकते हैं और अंत में निष्कर्ष के साथ हम कह सकते हैं कि जो मुंशी बंशीधर है वो एक कर्तव्यपरायण, निष्पक्ष, निष्ठावान, धर्मनिष्ठ, ईमानदार और सज्जन, न्यायप्रिय, सरल और संकल्पनिष्ठ व्यक्ति है। इसी बिंदुओं को अगर आप एक पैराग्राफ में लिख दें तो आपका निष्कर्ष पूरा हो जाता है। तो ये था आपके जो पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न नमक के दरोगा के। यहीं पे हम ये पाठ समाप्त करते हैं। अगली कहानी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप इन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपने फेयर वर्क करते रहिए, अपनी नोटबुक में उतारिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे अपनी इससे इन स्क्रीनशॉट्स की सहायता से आप अपने काम को अपनी किताब में, अपनी कॉपी में लिखिए, प्रश्न की तैयारी करिए। पाठ को किताब से अवश्य पढ़ें। स्वयं पढ़ने के बाद जो मैं समीक्षा करती हूँ, आपको समझाती हूँ, उसके बाद जब स्वयं आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझने में बड़ा ही आसानी होगी। तो ये कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए यहीं तक।